हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं दुर्गेश सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड वाली क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, इस चैनल पर केमिस्ट्री की निःशुल्क कोचिंग चलाई जा रही है। अभी तक 8 लेक्चर हो चुके हैं। आज केमिस्ट्री का 9वां लेक्चर है। केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में बच्चों हम परासरण के विषय में पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोग परासरण दाब के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, तो जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो परासरण दाब होगा। ठीक है, लेकिन परासरण दाब को शुरू करने से पहले कई बच्चों का एक डाउट था। उनका कहना था कि सर परासरण और विसरण को एक बार फिर से समझा दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम परासरण विसरण को एक बार फिर से समझा देते हैं, फिर हम लोग परासरण दाब के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले विसरण के विषय में हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, हमने कहा था कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। यही तो परिभाषा थी, है ना। देखिए, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलेय के कण, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलेय के जो कण होते हैं वो हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम का प्रयोग किया था, है ना। हमने कहा था कि यदि हम एक पात्र में जल ले लें, है ना, हमने कहा था कि यदि एक पात्र में हम जल ले लें और इसमें एक रंग का टुकड़ा डाल दें, यदि हम एक पात्र में जल ले लें और इसमें क्या करें, एक रंग का टुकड़ा डाल दें, तो हम ये देखते हैं कि कुछ समय के बाद पूरा जल रंगीन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? विसरण की प्रक्रिया के कारण होता है। देखिए, यहां पे होता क्या है, रंग के टुकड़े की जो सांद्रता है, इसकी सांद्रता क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये ठोस है। रंग का टुकड़ा क्या है? ठोस है। तो इसकी सांद्रता क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। और इसकी तुलना में जो जल है ये द्रव है, तो इसकी सांद्रता क्या होती है बच्चों? कम होती है। इसकी सांद्रता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अब आपके समझ में आ जाएगा। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो यहां रंग का टुकड़ा क्या है? विलेय है और इसकी सांद्रता अधिक है, तो ये कम सांद्रता की ओर गति करेगा, अर्थात किधर जाएगा? जल की ओर जाएगा। रंग के जो टुकड़े होंगे, है ना, वो किधर जाएगा? जल की ओर गति करेगा। यहाँ विलेय के जो कण होंगे वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अर्थात जल की ओर गति करेंगे और कुछ समय के बाद पूरा का पूरा जल क्या होगा? हमारा रंगीन हो जाएगा। उम्मीद है अब आपके समझ में विसरण आ गया होगा। विसरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। यदि हम एक पात्र में जल ले लें और इसमें एक रंग का टुकड़ा डाल दें तो कुछ समय के बाद पूरा जल रंगीन हो जाता है। तो ऐसा विसरण की प्रक्रिया के कारण होता है। कैसे होता है? तो देखिए, जब आप रंग के टुकड़े को जल में डालते हैं ना, जब आप रंग के टुकड़े को जल में डालते हैं, ठीक है, तो यहां रंग का टुकड़ा विलेय है, ये ठोस है, तो इसकी सांद्रता अधिक होगी और जल की सांद्रता क्या होगी बच्चों? कम होगी। तो जब विसरण की प्रक्रिया शुरू होगी तो विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अर्थात रंग के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अर्थात जल की ओर गति करना शुरू करेंगे और कुछ समय के बाद हमारा पूरा जल क्या हो जाएगा बच्चों? रंगीन हो जाएगा, है ना। आपने कभी बाल्टी में रंग को घोला होगा तो आपने देखा होगा ये चीज, है ना। तो ये था विसरण। ठीक, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद बच्चों का कहना था कि सर परासरण भी एक बार अच्छे से समझा दीजिए। तो आइए हम परासरण भी आपके लिए समझा देते हैं, है ना। आप हमसे जितनी बार पूछेंगे हम उतनी बार समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने कहा था कि परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना बच्चों बहुत जरूरी है। बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के परासरण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। हमने क्या किया, हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र के बीचों बीच हमने क्या किया था, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी थी, जिससे ये पात्र 2 बराबर भागों में बंट गया था। एक तरफ बच्चों हमने क्या भरा है, एक तरफ हमने विलायक भरा था, है ना, एक तरफ हमने विलायक भर दिया था। चलिए ऐसे समझाते हैं। हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र के बीचों बीच हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली भर दी है, लगा दी है। इसके एक तरफ हमने विलायक भरा है, इसके एक तरफ हमने
देखिए हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र के बीचों बीच हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है, जिससे ये पात्र दो बराबर भागों में बंट गया है। इसके एक तरफ हमने विलायक भर दिया है और दूसरी तरफ हमने बच्चों क्या भर दिया है, विलयन। ठीक है, एक तरफ हमने विलायक भर दिया है, दूसरी तरफ हमने विलयन भर दिया है। ठीक, परासरण में होता क्या है, परासरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करते हैं। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करते हैं। एक परिभाषा तो हमने आपको ये बता दी थी, है ना, और एक परिभाषा हमने सांद्रता के आधार पर आपको बताई थी। देखिए हमने जब अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई, ठीक, तो उपकरण दो भागों में बंट गया, हमारा पात्र हमारा दो भागों में बंट गया। एक तरफ विलायक है और दूसरी तरफ क्या है बच्चों, विलयन है। अब अगर इधर विलयन है तो इसका मतलब यहाँ पे विलेय के कण भी होंगे और यहाँ पर विलायक के कण भी होंगे, अर्थात विलयन की ओर सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। चूंकि यहाँ विलेय और विलायक दोनों के कण मौजूद हैं तो यहाँ जाहिर सी बात है सांद्रता अधिक होगी, और जिधर विलायक है केवल, यहाँ सांद्रता क्या होगी, कम होगी। यहाँ सांद्रता क्या होगी बच्चों, क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो हमने क्या बताया आपको, परासरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर लगातार गति करते रहते हैं। उम्मीद है अब आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर एक बार हम आपको समझा देते हैं जिससे आपको फिर पूछने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र के बीचों बीच हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है, जिससे हमारा पात्र दो बराबर भागों में बंट गया है। एक तरफ बच्चों हमने विलायक भर दिया है और दूसरी तरफ हमने बच्चों विलयन भर दिया है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा हमने दो आधार पर आपको बताई थी। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करते हैं। एक परिभाषा तो ये थी, परासरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करते हैं, और दूसरी परिभाषा सांद्रता के आधार पर थी। परासरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। क्योंकि यहाँ विलयन की सांद्रता क्या है बच्चों, अधिक है। क्लियर है, उम्मीद है अब आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। आइए एक छोटा सा अंतर हम लोग समझ लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है, तो आइए परासरण और विसरण में हम आपको अंतर समझा देते हैं। देखिए ये है आपका परासरण और विसरण में अंतर। देखिए ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। ठीक, देखिए विसरण को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, विसरण को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, और परासरण को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, देखिए विसरण में क्या होता है, केवल विलेय के अणु गति करते हैं। विसरण में केवल विलेय के अणु गति करते हैं, जबकि परासरण में विलायक के अणु गति करते हैं। पहला अंतर क्लियर हो गया, विसरण में हमेशा विलेय के अणु गति करते हैं और परासरण में हमेशा विलायक के अणु गति करते हैं। क्लियर है। दूसरा अंतर क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अभी आपने पानी में रंग को घोला तो वहाँ कहीं अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं लगी हुई थी, है ना। तो विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बच्चों परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली अनिवार्य होती है। बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के परासरण की प्रक्रिया संभव नहीं है। दो अंतर आपका क्लियर हो गया। तीसरा अंतर क्या है, देखिएगा बच्चों, विसरण जो होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। विसरण जो होता है बच्चों वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, लेकिन परासरण केवल द्रव अवस्था में ही होता है। ठीक है, तीन अंतर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चौथा अंतर क्या कहता है उसको भी देख लीजिए, है ना। देखिए विसरण में विलेय और विलायक के अणु सभी दिशा में गति करते हैं। विसरण में विलेय और विलायक के जो अणु होते हैं वो सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं, लेकिन परासरण में विलायक के अणु
परासरण में विलायक के अणु केवल एक ही दिशा में गति करते हैं। और किधर गति करते हैं? तो बच्चों विलायक से विलयन की ओर गति करते हैं, है ना। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की ओर ही तो गति हो रही थी। तो 4 अंतर है। बोर्ड एग्जाम में बच्चों मैक्सिमम 2 मार्क, है ना, 2 नंबर का आता है कि परासरण और विसरण में आप अंतर समझा दीजिए। तो 4 अंतर अगर आप लिखाएंगे तो हमारे ख्याल से पर्याप्त रहता है। ठीक है, चारों अंतर एक बार फिर से देख लो। हमारी आदत है कि हम किसी भी चीज़ को 2-3 बार रिवाइज कराते हैं जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाए। देखिए बच्चों, विसरण में हमेशा विलेय के अणु गति करते हैं, जबकि परासरण में विलायक के अणु गति करते हैं। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, जबकि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, अनिवार्य होता है। विसरण बच्चों ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होता है, लेकिन परासरण हमेशा द्रव अवस्था में ही होता है। ठीक है, परासरण जो है वो ठोस और गैस अवस्था में नहीं होता है। विसरण में विलेय और विलायक के अणु सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों परासरण में विलायक के जो अणु होते हैं वो हमेशा एक ही दिशा में गति करते हैं, अर्थात विलायक से विलयन की ओर। ठीक है, परासरण में देखिए हमेशा विलायक से विलयन की ओर ही गति होती है। क्लियर हो गया? चलिए, तो परासरण और विसरण में आप अंतर समझ चुके हैं। अब आते हैं आज के अपने मुख्य टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं परासरण दाब। और परासरण दाब को समझाने के लिए भी हम उसी उपकरण का प्रयोग करेंगे। देखिए, हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र के बीचों बीच हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है। हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र के बीचों बीच हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है, जिससे हमारा पात्र 2 बराबर भागों में बट गया है। ठीक है, एक तरफ हम विलायक भरते हैं, एक तरफ हम क्या करते हैं? विलायक भरते हैं, और दूसरी तरफ बच्चों हम क्या करते हैं? विलयन को भर देते हैं। ठीक है, जब हम इतना कर देते हैं तो अब इन दोनों के बीच परासरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अर्थात विलायक के अणु जो होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से परासरण के कारण विलायक के अणु धीरे धीरे विलयन की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो विलयन में इन विलायक के अणुओं को प्रवेश करने से रोकने के लिए हम विलयन पर एक अतिरिक्त बाह्य दाब डालते हैं। इसी बाह्य दाब को बच्चों हम लोग क्या कह देते हैं? परासरण दाब कह देते हैं। क्या कह देते हैं? परासरण दाब कह देते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिएगा ध्यान से, परासरण जब हम इस पात्र को तैयार कर देते हैं, एक तरफ विलायक भर देते हैं और दूसरी तरफ विलयन भर देते हैं, तो परासरण के कारण विलायक के अणु धीरे धीरे विलयन की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से रोकने के लिए हम विलयन पर ही एक अतिरिक्त दाब लगाने लगते हैं। इसी अतिरिक्त बाह्य दाब को हम लोग क्या कह देते हैं? परासरण दाब कहते हैं। और ये बाह्य दाब हमेशा कहाँ लगेगा बच्चों? तो हमेशा विलयन पर ही लगाना है, कभी भी विलायक पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब आप विलयन पर अतिरिक्त बाह्य दाब लगाओगे तो ये जो विलायक के अणु विलयन की ओर आ रहे हैं धीरे धीरे वापस लौटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि परासरण दाब की परिभाषा क्या है? विलयन में विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए, विलयन में विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए जो अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया जाता है, इसी को हम परासरण दाब कह देते हैं। समझ में आ गया? बहुत आसान सा है। फिर से समझिए, हमने एक पात्र लिया है, इस पात्र के बीचों बीच में हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है, जिससे हमारा पात्र 2 बराबर भागों में बट गया है। एक तरफ हमने शुद्ध विलायक भर दिया है, दूसरी तरफ हमने विलयन भर दिया है। अब जैसे हम विलायक और विलयन को भरेंगे, यहाँ पर परासरण की क्रिया शुरू हो जाएगी, अर्थात विलायक के अणु धीरे धीरे अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना शुरू कर देंगे। तो विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से रोकने के लिए हम विलयन के ऊपर ही एक अतिरिक्त बाह्य दाब लगाने लगेंगे। इसी अतिरिक्त बाह्य दाब को बच्चों हम परासरण दाब कह देते हैं। क्लियर है? इसी अतिरिक्त बाह्य दाब को बच्चों हम लोग क्या कह देते हैं? परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बहुत सिंपल सी है। विलयन में विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए जो अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया जाता है, इसी अतिरिक्त बाह्य दाब को ही हम बच्चों क्या कह देते हैं? परासरण दाब कह देते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए परासरण दाब की छोटी सी परिभाषा हम आपके लिए लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग
परासरण दाब की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा। ठीक, देखिए, आइए परासरण दाब की परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, एक मिनट का समय दीजिएगा, हम परासरण दाब की परिभाषा आपके लिए लिख देते हैं। कई बच्चों का कहना था कि सर छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखिए, तो आज से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बड़ा लिखें, है ना। तो परासरण दाब क्या होता है देखिएगा, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आप अभी देख चुके हैं। देखिएगा, विलयन में विलायक के अणुओं के विलयन में विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन में विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन में विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर, किस पर, विलयन पर जो अतिरिक्त वाहदाब लगाया जाता है, जो अतिरिक्त वाहदाब लगाया जाता है, उसे ही परासरण दाब कहते हैं, उसे ही परासरण दाब कहते हैं। क्लियर है। विलयन में विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त वाहदाब लगाया जाता है, उसी अतिरिक्त वाहदाब को बच्चों हम लोग क्या कह देते हैं, परासरण दाब कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी परासरण दाब की एक शानदार परिभाषा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, विलयन में विलायक के अणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए जो अतिरिक्त वाहदाब लगाया जाता है, उसी को हम परासरण दाब कहते हैं। अब इसी परासरण दाब से संबंधित एक विधि होती है ना, बर्कले हार्टले विधि, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो आज हम लोग बर्कले हार्टले विधि को भी खूब अच्छे से समझ लेंगे। परासरण दाब की बर्कले हार्टले विधि, है ना, कम से कम ये 4 से 5 नंबर का प्रश्न होता है जो एग्जाम में आता है। आपसे पूछा जाता है कि परासरण दाब की बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी क्रिया विधि को समझाइए। ठीक है, तो हम चलिए इसकी संरचना और क्रिया विधि बहुत अच्छे से समझा देते हैं आपको। ठीक है, आइए देखिएगा। सबसे पहले इसकी संरचना समझ लीजिए। देखिए, इसमें एक स्टील का पात्र होता है। परासरण दाब की बर्कले हार्टले विधि में एक स्टील का पात्र होता है जिसमें कापर फेरोसाइनाइड की 2 अर्धपारगम्य झिल्लियां लगी होती हैं। ठीक है, जिसमें कापर फेरोसाइनाइड की 2 अर्धपारगम्य झिल्लियां लगी होती हैं। परासरण दाब की बर्कले हार्टले विधि में एक स्टील का पात्र होता है जिसमें कापर फेरोसाइनाइड की 2 अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। एक ये वाली होती है और एक ये लगी है, और ये झिल्ली जानते हैं आप कैसी होती है, तो छिद्रित होती है ना। परासरण दाब की बर्कले हार्टले विधि में एक स्टील का पात्र होता है जिसमें कापर फेरोसाइनाइड की 2 अर्धपारगम्य झिल्लियां लगी होती हैं, और इन झिल्लियों के कारण ये जो पात्र होता है बच्चों, ये 3 बराबर भागों में बढ़ जाता है ना। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, और तीसरा भाग ये हो गया। बीच वाले भाग में बच्चों विलायक भरा होता है।
बीच वाले भाग में बच्चों विलायक भरा होता है और ऊपर और नीचे वाले भाग में विलयन भरा होता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? फिर से समझ लो। कॉपर फेरोसाइनाइड की परासरण दाब की बर्कले हार्टले विधि में स्टील का एक पात्र होता है जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की दो अर्धपारगम्य झिल्लियां लगी होती हैं। एक झिल्ली ये होती है और एक झिल्ली ये होती है। इन झिल्लियों के कारण हमारा जो ये उपकरण है ये 3 बराबर भागों में बटा होता है। बीच वाले भाग में शुद्ध विलायक भरा होता है और ऊपर और नीचे वाले भाग में बच्चों विलयन भरा होता है। ठीक है? इस उपकरण के एक तरफ केस नली लगी होती है। इस उपकरण के एक तरफ केस नली लगी होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? केस नली है। इस उपकरण के एक तरफ केस नली लगी होती है और दूसरी तरफ थिसिल फनल लगा होता है। थिसिल फनल लगा होता है। ठीक, इस उपकरण के ऊपरी भाग पर बाह्य दाब लगाने के लिए एक पिस्टन लगा होता है और साथ ही साथ इसमें परासरण दाब को मापने के लिए एक दाब मापी लगी होती है। उम्मीद है अब आपकी समझ में पूरी संरचना आ गई होगी। फिर से हम समझा देते हैं। देखिए, परासरण दाब की बर्कले हार्टले विधि में एक स्टील का पात्र होता है जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की दो अर्धपारगम्य झिल्लियां लगी होती हैं। इन झिल्लियों के कारण हमारा उपकरण 3 भागों में बटा होता है। बीच वाले भाग में हम विलायक भर देते हैं और ऊपर नीचे वाले भाग में बच्चों हम विलयन भर देते हैं। ठीक है? इस उपकरण के एक तरफ केस नली लगी होती है और दूसरी तरफ एक थिसिल फनल लगा होता है। इस उपकरण के ऊपरी भाग पर परासरण दाब को मापने के लिए एक पिस्टन लगा होता है। इस उपकरण के ऊपरी भाग पर एक बाह्य दाब लगाने के लिए यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है और यहाँ पर परासरण दाब को मापने के लिए बच्चों एक दाब मापी लगी होती है। क्लियर है? समझ गए आप? ठीक है, तो सबसे पहले हम संरचना जो समझाए हैं वो एक बार हम लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्रिया विधि हम आपको समझाएंगे तो उसे भी ऐसे ही लिख देंगे। देखिएगा, संरचना क्या कहती है? परासरण दाब की बर्कले हार्टले विधि में परासरण दाब की बर्कले हार्टले विधि में परासरण दाब की बर्कले हार्टले विधि में स्टील का एक पात्र होता है परासरण दाब की बर्कले हार्टले विधि में बच्चों स्टील का एक पात्र होता है जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की किसकी? कॉपर फेरोसाइनाइड की दो अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की दो अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है जिसके कारण ये उपकरण तीन भागों में बटा होता है। 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, बीच वाले भाग में विलायक होता है और ऊपर नीचे वाले भाग में विलयन होता है। ठीक है, बीच वाले भाग में शुद्ध विलायक भरा होता है, जैसे कि हमारा जल है ना। बीच वाले भाग में शुद्ध विलायक भरा होता है तथा ऊपर और नीचे की तरफ विलयन भरा होता है। विलयन भरा होता है
ठीक है। इस उपकरण के एक तरफ केस नली, इस उपकरण के एक तरफ केस नली, इस उपकरण के एक तरफ केस नली तथा दूसरी तरफ थिसिल फनल लगा होता है, थिसिल फनल लगा होता है। ऐसे ही आपको एग्जाम में बच्चों लिखना है, ठीक है। इस उपकरण के ऊपर की तरफ, इस उपकरण में ऊपर की तरफ, इस उपकरण में ऊपर की तरफ बाह्य दाब लगाने के लिए, इस उपकरण में ऊपर की तरफ बाह्य दाब लगाने के लिए पिस्टन लगा होता है तथा परासरण दाब को मापने के लिए, बाह्य दाब ही परासरण दाब कहलाता है ना, तथा परासरण दाब को मापने के लिए, परासरण दाब को मापने के लिए दाब मापी लगा होता है, दाब मापी लगा होता है। ये हो गई बच्चों आपकी संरचना। इस तरह से जब आप लिखोगे तब आप मान के चलो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर मिल सकते हैं और नहीं तो नहीं मिल सकते, है ना। तो जिस तरीके से हमने आपको अभी लिख के समझाया है, इसी तरह से आपको चीज़ों को लिख करके बच्चों समझाना है ना। तो ये थी आपकी संरचना जो हमने आपको समझा दी है, ठीक है। डायग्राम आपने देख लिया है। इसके बाद अब हम लोग बच्चों क्रियाविधि के विषय में बहुत विस्तार से समझेंगे, है ना। बर्कले हार्टले विधि की हमारी जो क्रियाविधि है उसको खूब अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। देखिएगा, क्लियर है संरचना। इसमें स्टील का एक पात्र होता है जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की 2 अर्धपारगम्य झिल्लियां लगी होती हैं। इन झिल्लियों के कारण हमारा जो उपकरण है 3 भागों में बटा होता है। बीच वाले भाग में विलायक हो गया, ऊपर नीचे की तरफ विलयन हो गया। इसके एक तरफ केस नली लगी होती है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों थिसिल फनल लगा होता है और ऊपर की तरफ बाह्य दाब लगाने के लिए पिस्टन लगा होता है और साथ ही साथ परासरण दाब को मापने के लिए बच्चों यहाँ पर दाब मापी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्रियाविधि समझिए। जब ये हमारा उपकरण तैयार हो जाता है तो अब विलायक और विलयन के बीच, विलायक और विलयन के बीच यहाँ पर बच्चों परासरण की प्रक्रिया शुरू होगी। अर्थात विलायक के अणु जो होंगे वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर धीरे धीरे विलयन की ओर गति करना शुरू करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे विलयन की ओर गति करना शुरू करेंगे। विलायक के जो अणु हैं धीरे धीरे विलयन की ओर जाएंगे। आप जानते हैं कि ये जो हमारा विलायक है ये किससे जुड़ा है बच्चों? केस नली से जुड़ा है। तो जब विलायक के अणु बच्चों विलयन की ओर जाएंगे तो केस नली में विलायक का जो अस्तर है बच्चों वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। धीरे धीरे बच्चों ये जो जल का स्तर आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे बच्चों नीचे आने लगेगा। तो केस नली में विलायक के अस्तर को फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति, अर्थात यहाँ यही तो है प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए हम पिस्टन की सहायता से इस विलयन पर एक अतिरिक्त बाह्य दाब लगाएंगे जिसे हम परासरण दाब कहेंगे और इस परासरण दाब को बच्चों दाब मापी के द्वारा माप लिया जाएगा। देखिए कितने आसानी से हमने आपको समझा दिया। फिर से समझ लो एक बार फिर से, फिर हम लिख देंगे सारी चीज़ें आपके लिए। देखिए जब हमारा उपकरण तैयार हो जाता है तो यहाँ पर विलायक और विलयन के बीच परासरण की प्रक्रिया शुरू होगी। अर्थात ये जो विलायक के अणु हैं, ठीक है, ये जो विलायक के अणु हैं ये अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर धीरे धीरे विलयन की ओर गति करना शुरू कर देंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर गति करना शुरू कर देंगे, जिससे केस नली में विलायक का जो अस्तर है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। तो केस नली में विलायक के स्तर को फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए हम पिस्टन के द्वारा विलयन पर एक अतिरिक्त बाह्य दाब लगाएंगे। इसी अतिरिक्त बाह्य दाब को हम परासरण दाब कहेंगे और इस परासरण दाब को दाब मापी के द्वारा माप लिया जाएगा।
भाई जब आप पिस्टन के द्वारा वाह्य दाब लगाओगे तो विलयन में जो विलायक के अणु गए थे वो फिर से वापस लौटने लगेंगे ना, और केस नली में विलायक का स्तर फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम बहुत क्लियर वे में आपको समझा रहे हैं। तो आइए क्रिया विधि भी हम आपके लिए लिख देते हैं। देखिए, जब उपकरण तैयार हो जाता है, जैसे हमने समझाया वैसे ही लिख रहे हैं, जब उपकरण तैयार हो जाता है तो परासरण के कारण विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। परासरण के कारण विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। परासरण के कारण विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, जिससे केस नली में विलायक का स्तर गिरने लगता है। विलायक का स्तर नीचे की ओर गिरने लगता है, नीचे की ओर गिरने लगता है। अतः इसे पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए विलयन पर पिस्टन की सहायता से अतिरिक्त वाह्य दाब लगाया जाता है। विलयन पर पिस्टन की सहायता से अतिरिक्त वाह्य दाब लगाया जाता है, जिसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक, इस परासरण दाब को देखिएगा, इस परासरण दाब को दाब मापी की सहायता से माप लिया जाता है। इस परासरण दाब को दाब मापी की सहायता से माप लिया जाता है। तो हमने आपको संरचना समझाई है और हमने आपको क्रिया विधि भी समझाई है। जो कुछ भी हमने समझाया वही हमने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, तो बर्कले हार्टले विधि के द्वारा बच्चों हम लोग क्या करते हैं? परासरण दाब का मापन करते हैं। क्लियर है? अगर कोई आपसे पूछे कि बर्कले हार्टले विधि के द्वारा बच्चों क्या करते हो, तो आप सीधा बताइएगा कि इस विधि के द्वारा बच्चों हम परासरण दाब का मापन करते हैं। ठीक है, आइए बर्कले हार्टले विधि की क्या उपयोगिता है, अर्थात इसकी क्या विशेषता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। बर्कले हार्टले विधि के द्वारा परासरण दाब का मापन तो आप करते हैं, लेकिन इसके अलावा और इसकी क्या विशेषता है, तो देखिएगा। पहली विशेषता क्या है? इस विधि की सहायता से परासरण दाब का मापन
इस विधि की सहायता से परासरण दाब का मापन आसानी से व कम समय में हो जाता है। पहली विशेषता क्लियर हो गई। क्लियर है बच्चों? इस विधि के द्वारा परासरण दाब का मापन हम आसानी से और बहुत कम समय में कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है? इस विधि का प्रयोग करने पर हमारा जो विलयन है तनु नहीं होता है। इस विधि का प्रयोग करने पर बच्चों विलयन हमारा जो होता है वो तनु नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तो देख लो, हम ये चीज आपको समझा देते हैं। विलयन तनु क्यों नहीं होता है? देखिए, जब परासरण शुरू हुआ था तो विलायक के अणु विलयन की ओर जा रहे थे, लेकिन जब आपने पिस्टन के द्वारा विलयन पर दाब लगाया तो जो विलायक के अणु विलयन में गए थे वो फिर से वापस आ गए। तो विलयन की जो सांद्रता है बच्चों वो तो मेंटेन रहेगी ना, इसकी सांद्रता न कम होगी न ज़्यादा होगी, अर्थात हमारा विलयन जो होगा वो तनु नहीं होगा। देखिए, जब विलायक के अणु विलयन में जा रहे थे परासरण के कारण तो हमारा विलयन तनु तो हो रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, पिस्टन के द्वारा जब विलयन पर बाह्य दाब लगाना शुरू किया तो जो विलायक के अणु विलयन में गए, ठीक, वो फिर से वापस लौट आए ना। तो जब फिर से वापस लौट आए तो विलयन की सांद्रता फिर से मेंटेन हो गई, हमारा विलयन तनु नहीं होने पाया। ठीक है। तो पहली विशेषता थी कि इसके द्वारा हम परासरण दाब का मापन आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि इसका प्रयोग करने पर हमारा जो विलयन है तनु नहीं हो पाता। और तीसरी विशेषता क्या है कि इसका प्रयोग करने पर हमारी जो कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली होती है, ठीक है, वो क्षतिग्रस्त नहीं होती। इस विधि का प्रयोग करने पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली, इस विधि का प्रयोग करने पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली तनु नहीं होती, क्षतिग्रस्त नहीं होती, सॉरी माफ कीजिएगा, क्षतिग्रस्त नहीं होती। ठीक। तो ये था पूरा हमारा परासरण दाब और परासरण दाब को मापने की बर्कले-हार्टले विधि। इस वीडियो लेक्चर को कम से कम बच्चों आप 1 से 2 बार देखिएगा। इसके बाद भी कोई डाउट अगर होगा बच्चों तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है। आज हमने आपको विसरण का रिवीजन करवाया है, इसके बाद हमने परासरण फिर से आपको समझा दिया है। परासरण और विसरण में जो अंतर है वो हमने आपको बता दिया है। इसके बाद परासरण दाब को हमने बहुत अच्छे से समझाया है, 2-3 बार हमने आपको समझाया है। परासरण दाब की परिभाषा हमने आपको लिखाई है और बर्कले-हार्टले विधि के विषय में आपको समझाया है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बच्चों। ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों बस इतना ही रखते हैं। वीडियो लेक्चर को कम से कम 2-3 बार देखिएगा और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अपना साथ और सहयोग ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिए। ठीक। धन्यवाद।